Hello and welcome. Today we are going to talk about dispute settlements. That is basically part of the international public international law, especially when it comes to avoidance of war. क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का जो मेन प्रिंसिपल था वो यही था ना कि सेटलमेंट होनी चाहिए इन केस व्हेन देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स. सो लेट अस स्टार्ट. The maintenance of international peace and security has always been the major purpose of international law. Direct cause of war and violence is always a dispute between states. It is therefore in the interest of peace and security that disputes should be settled. Peaceful way of settlement is always preferred. These are simple introductory lines that I think I wanted to put here. Hague Convention for the Pacific Settlement 1899 and 1907. Also the 1922 General Act for the Pacific Settlement of Disputes. These are the main instruments. Chapter 6 of UN Charter deals with such settlement. अब चूँकि UN आ गया तो UN ने इन सारे जो हमने पहले बात की है इंस्ट्रूमेंट्स को इनको उसने ओवरटेक कर लिया, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है UN ही है जो इंटरनेशनल लॉ को रूल्स को इम्प्लीमेंट करता है और उनको बताता भी है. सो व्हाट इज डिस्प्यूट? डिस्प्यूट इज अ डिसएग्रीमेंट ऑन पॉइंट ऑफ लॉ और फैक्ट. सिंपल. अब इंटरनेशनल डिस्प्यूट कौन सा होता है? अभी तो हमने पहले डिस्प्यूट की डेफिनेशन देखी. इंटरनेशनल डिस्प्यूट कौन सा होगा? इंटरनेशनल डिस्प्यूट इज आइदर अमंग स्टेट्स और इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स इफ सच क्लेम इज ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ सच स्टेट. या तो दोनों स्टेट सामने सामने होंगी, या अगर कोई इंडिविजुअल है तो उस इंडिविजुअल का क्लेम गवर्नमेंट टेकअप करे और वो ले आए. अ डिस्प्यूट मस्ट बी अबाउट सम कंक्रीट सब्जेक्ट मैटर एंड डिस्प्यूट्स मस्ट लीड टू सम एक्शन बाय एग्रीव्ड पार्टी. द मेथड्स टू सेट. अच्छा अब देखना, यानी कि एक तो ये है कि स्टेट्स हों, अगर स्टेट्स नहीं है तो गवर्नमेंट्स हों, और उसके बाद वो जो डिस्प्यूट है उसका कोई सब्जेक्ट मैटर, जो कंक्रीट सब्जेक्ट मैटर हो, और नंबर 3 जो है वो ये है कि उस डिस्प्यूट को हल करने के लिए कोई ना कोई एग्रीव्ड पार्टी एक्शन भी लेना चाहती हो या ले. तो ये तभी आप कहेंगे कि कोई चीज़ इंटरनेशनल डिस्प्यूट के ये 3 आप समझ लें इंग्रेडिएंट्स आपने बयान कर रहे हैं कि स्टेट्स होनी चाहिए, स्टेट्स नहीं है तो गवर्नमेंट्स हों जो अगर कोई इंडिविजुअल का मैटर है, अगेन कोई कंक्रीट सब्जेक्ट मैटर हो, या एग्रीव्ड पार्टी जो है उस मामले में कोई स्टेप उठाए. द मेथड्स टू सेटल अ डिस्प्यूट कैन ऑल्सो बी कोर्सिव. अभी तो हमने सिर्फ स्पेसिफिक की बात करी, कोर्सिव भी होते हैं. हाउएवर आर्टिकल 33 ऑफ यूएन चार्टर स्टेट्स दैट मेथड्स फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. अब जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स हैं वो 3 किस्म के बेसिकली, या वो डिप्लोमेटिक होंगे, या वो एडजुडिकेटिव होंगे, या वो इंस्टीट्यूशनल मेथड्स होंगे. सबसे पहले आप देखते हैं कि डिप्लोमेटिक मेथड्स कौन कौन से हैं. वो है जी, निगोशिएशन भी है, इंक्वायरी भी है, मीडिएशन भी है. निगोशिएशन इज द ओल्डेस्ट, मोस्ट कॉमन एंड द सिंपलेस्ट मेथड. होता क्या है इसमें? उनके डिप्लोमेट्स होंगे या जो स्टेट्स हैं उनके कोई इस मामले में उन्होंने कोई स्पेसिफिक, अगर उन्होंने कोई लोगों को डिप्यूट किया है, वो आपस में बैठ के जो उनके मसाइल होंगे उनको वो एक टेबल टॉक के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे, और तो दैट इज़ टू अंडरस्टैंड द अपोजिंग पोजिशंस. दूसरा जो तरीका है वो है इंक्वायरी. अब जो इंक्वायरी है वो थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, क्योंकि निगोशिएशंस तो एक जो वो फॉर्मल नहीं होती. इंक्वायरी इज असरटेनिंग ऑफ द फैक्ट्स, दैट इज थ्रू बायलैटरल एग्रीमेंट्स. फैक्ट फाइंडिंग कमीशंस में भी सेटअप. इंक्वायरी का मतलब बेसिकली होता है इंक्वायर करना, यानी जानने की कोशिश करना कि भाई मसला क्या है. तो उसके लिए स्पेशली तौर पे वो आपस में एग्रीमेंट करके कोई आप समझ लेंगे कोई कमीशन बना सकते हैं जो उन मामलात को देखे, या वो कोई कमेटी बना लेंगे दोनों ममालिक मिलकर कि जो उन मामलात को, जो उनका डिस्प्यूट है उसको हल करने की कोशिश करें. दैट विल बी फॉर्मल. थोड़ा सा फॉर्मल होता है, उतना फॉर्मल नहीं है जितना निगोशिएशन है. यानी सॉरी, निगोशिएशन तो बहुत बिल्कुल फॉर्मल नहीं होता ना, लेकिन इंक्वायरी थोड़ा सा फॉर्मल है. उसके बाद मीडिएशन है. मीडिएशन में क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी that endeavors to bring the disputants together and assist them in reaching a settlement. So actively participate जो है वो पार्टिसिपेट करता है कि भाई इन दोनों के दरमियान मसला कोई तीसरी स्टेट आए. जिस तरह कई दफ़ा मीडिएटर का काम कहा, वो अमेरिका ने कहा जी कि हम मीडिएटर का काम करते हैं कश्मीर में,
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। हाउएवर हिज प्रपोजल्स रिप्रेजेंट नथिंग मोर देन रिकमेंडेशंस। जो मीडिएटर होता है वो भी कोई उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो जो उसकी प्रपोजल होती है वो रिकमेंडेशंस होती है, वो जजमेंट्स नहीं होती। फिर कंसिलिएशन है। कंसिलिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेटलिंग अ डिस्प्यूट बाय रेफरिंग इट टू अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूटेड ऑर्गन। इट इज डिस्क्राइब्ड बाय सम एज कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्वायरी एंड मीडिएशन। Hague Conventions have special provisions regarding it. It is more formal and less flexible. देखें ना, अब इस सूरत में क्या होता है कि आप एक स्पेशल जो एक कोई कमीशन बना लेते हैं और उसको ये कोई कॉन्स्टिट्यूटेड ऑर्गन आप जो आपकी इस अंडरस्टैंडिंग को देखे। गुड ऑफिस में बी यूटिलाइज्ड ओनली विद द एग्रीमेंट और द कंसेंट ऑफ बोथ डिस्प्यूटेंट्स। जो गुड ऑफिस होते हैं ये बेसिकली होता क्या है, it is the function of the third party is to act as a go between transmitting functions. Such third party can be international organ too. When the negotiations start, the functions of the good offices come to an end. देखिए ये उस वक्त होता है जब उनके दरमियान बहुत ही ज़्यादा, आप समझ लें कि जब दो कंट्रीज के दरमियान बहुत ज़्यादा गलत फहमी हो, तो उस वक्त हो सकता है कि यूनाइटेड नेशंस का कोई इदारा या कोई और छोटा मोटा और कोई इंटरनेशनल जो इदारा है वो अपना गुड ऑफिस यूज़ करे और वो उन दोनों को एक टेबल पे लेके आए, ताकि वो कम से कम वो निगोशिएशंस तक तो आए ना। तो फिर उसके बाद जब निगोशिएशन शुरू हो जाती है तो फिर गुड ऑफिस का रोल ख़त्म हो जाता है। तो इसमें बहरहाल दोनों को, अच्छा ये जितने मेथड्स हैं ना डिप्लोमेटिक, ये बाइंडिंग नहीं होते, ये सिर्फ रिकमेंडेशन होती हैं, ये आप समझ लें, इसलिए ये थोड़े से उतने फॉर्मल नहीं होते। अच्छा अब हम आ गए हैं जी एडजुडिकेटिव मेथड्स पे। जो पहला है वो है आर्बिट्रेशन, द सेटलमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स बाय जजेस ऑफ देयर चॉइस एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉ। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान कि अगर उनके दरमियान कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो कहते हैं जी हम आर्बिट्रेटर मुकर्रर करेंगे। हेग कन्वेंशन 1899 अगेन उसमें भी आर्बिट्रेशन का जिक्र है। दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंड इक्विटेबल। It combines elements of both diplomatic and judicial procedure, and it is flexible. The parties have choices to appoint the arbitrators, to designate the seat of the tribunal, to specify the procedure and the law thereto. देखें, आर्बिट्रेशन करने के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो मुमालिक जो हैं वो ख़ुद बनवाते हैं कि भाई हमारी आर्बिट्रेशन इन रूल्स के तहत होगी। ऑफ कोर्स दे शुड बी इक्विटेबल, ऐसी बात नहीं है। इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड विदाउट एन एग्रीमेंट। अगर दोनों पार्टीज एग्री नहीं कर रही आर्बिट्रेशन पे तो याद रख लें आर्बिट्रेशन फिर नहीं हो सकती। इसके लिए दोनों पार्टीज़ का राज़ी होना ज़रूरी है। यानी कि अगर एक पार्टी ने दूसरे से एग्रीमेंट किया और कहा जी कि अगर हमारे दरमियान कोई डिस्प्यूट पैदा होगा तो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू हैंडल होगा, और वो आर्बिट्रेशन कौन कैसे मुकर्रर होने हैं, उनका प्रोसीजर क्या होगा, ये भी फिर उन्होंने उस एग्रीमेंट में देखना होता है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हैज़ ऑल्सो बीन इस्टेब्लिश्ड इन दिस रिगार्ड एंड हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क। अलाबामा केस क्लेम्स आर्बिट्रेशन 1872 जो यूएस में और यूके में हुआ था, जिसमें यूएसए ने यूके के ख़िलाफ़ लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी को के लॉ को जो की वायलेशन के लिए उन्होंने कंपनसेशन मांगी थी और यूएस ये केस जीता भी था। तो इसके बाद से जो है वो आर्बिट्रेशन जो है उसकी तरफ रुझान जो है कंट्रीज़ का वो ज़्यादा हो गया। सेकंड है जुडिशियल सेटलमेंट। अब जुडिशियल सेटलमेंट कौन करेगा, ज़ाहिर सी बात है वो तो आईसीजे ही है हमारे पास जो मेन बड़ा है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस यूरोपियन यूनियन के वालों के लिए है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स की अगर इन्फ्रिंजमेंट्स होंगी यूरोपियन यूनियन में तो यूरोप में, तो उसके लिए यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स भी हैं। तो इनके जो सिग्नेटरीज़ हैं वो यहाँ पे अपने केसेस लेके आते हैं, लेकिन याद रख लें ये फिर वो इसकी प्रोसीडिंग जो है वो जुडिशियल है। ICJ is the most important international tribunal because of its both prestige and jurisdiction। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जितने यूएन के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इसके मेंबर होते हैं ऑटोमेटिकली। बोथ ऑफ दिस मेथड्स आर एडजुडिकेटिव, यानी कि आर्बिट्रेशन और जुडिशियल सेटलमेंट, हेंस दे आर मोर फॉर्मल और लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। ये हार्ड समझ लें कि ये इनमें इनकी जो जजमेंट्स होती हैं वो इनकी जजमेंट्स होती हैं, रिकमेंडेशंस नहीं होती। Judicial settlement is rigid and formal than arbitration.
सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय द यूएन। अब ये इंस्टीट्यूशनल जो डिस्प्यूट सेटलमेंट वो कैसे होती है? व्हेन द पार्टीज फेल टू ऑब्जर्व देयर ऑब्लिगेशंस और देयर एफर्ट्स और अनसक्सेसफुल, यूएन इंटरवीन्स। अब यूएन एक इंस्टीट्यूशन है। द सिक्योरिटी काउंसिल इंटरवीन्स आइदर ऑन इट्स ऑन मोशन और ऑन कंप्लेंट। इट मे कॉल अपॉन द पार्टीज टू डिस्प्यूट टू सेटल देयर डिस्प्यूट बाय एनी ऑफ द पीसफुल मीन्स। It may recommend to the parties appropriate procedures or method of settlement. It may recommend terms of settlement as it may consider appropriate. तो ये देखें, ये खुद से भी सेटलमेंट उनको कह सकती है कि भाई आप खुद सेटलमेंट करें। अगर खुद सेटलमेंट नहीं करें तो फिर हम खुद टर्म्स एंड कंडीशंस बताएंगे सेटलमेंट की। अंडर आर्टिकल्स 11, 12 एंड 14 जनरल असेंबली में डिस्कस एंड मेक रिकमेंडेशंस फॉर प्रोसीजर और मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट और फॉर टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। यानी ये जनरल असेंबली भी यहाँ पर इंटरवीन करती है, कर सकती है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। आर्टिकल 52 ऑफ द चार्टर रिकॉग्नाइजेज द राइट टू एस्टैब्लिश रीजनल अरेंजमेंट्स और एजेंसीज बट टू कंसिडर इट टू बी अप्रोप्रिएट फॉर रीजनल एक्शन एंड इन कन्फॉर्मिटी विद द पर्पज ऑफ यूएन। अब देखें, फ़र्ज़ किया जिस तरह हमारे साउथ एशिया में या एशिया में जो मुख्तलिफ और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सार्क की सूरत में बनी हुई है, यूरोप में यूरोपियन यूनियन की तर्ज पे बनी हुई है, जो अब यूरोपियन यूनियन भी तो एक रीजनल जो है वो है ना इंस्टीट्यूशन है। तो लेकिन यूएन ये कहता है कि जब भी कोई रीजनल इंस्टीट्यूशन अपना काम करेंगे तो वो यूएन का जो पर्पस है, यूएन के जो का जो आप ये समझ लें कि जो उनका पर्पस है उसके अगेंस्ट जो इंस्टीट्यूशनल जो रीजनल इंस्टीट्यूशन है वो काम ना करें। Article 54 requires that Security Council should at all times be kept fully informed of activities undertaken or in contemplation under regional arrangement or by regional agencies for the maintenance of international peace and security. These are institutional methods. Coercive or compulsive methods. Restoration is not illegal. State may increase tariff rates, boycott or severance of ties. अब ये कोर्सिव या कंपल्सिव मेथड्स उस वक्त यूज़ होते हैं जब एग्रीव्ड स्टेट जो है उस जिसके ख़िलाफ़ जिसको नुकसान पहुंचा है उसका जो मसला है वो पीसफुल तरीके से हल ना हुआ हो। तो उसके बाद कौन सा तरीका आता है? वो आता है रेस्टोरेशन का, जो पहला जो तरीका। अब इसको यूनाइटेड नेशंस जो है वो यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है वो इसको किसी हद तक काबिल कबूल करता है, लेकिन उसने लिमिट्स भी बयान की हुई हैं आर्टिकल 2, सब आर्टिकल 3 और सब आर्टिकल 4 में। इसमें होता ये बेसिकली जिस तरह हम आजकल नहीं सुन रहे कि चाइना और रशिया वो चाइना के ख़िलाफ़ यूएस या रशिया के ख़िलाफ़ यूएस या रशिया जो है वो यूएस के ख़िलाफ़ एक दूसरे की इंपोर्ट्स पे एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ्स इंपोज करते हैं। तो ये जो इस तरह की इकोनॉमिकल जो सैंक्शंस होती है ना, उनको आप कह सकते हैं ये बाइकआउट होता है, उसको आप रेस्टोरेशन कह सकते हैं। जिस तरह आप ये कह लीजिए कि आपने वहाँ से अपना जो डिप्लोमेट है उसको आपने वापस बुला लिया, तो ये इस तरह की जो चीज़ है। जो उसके बाद है रिप्रेजल्स। अब जो रिप्रेजल है ये आप ये समझ लें कि बदला, पूरा रिवेंज है किस्म का। एंड दिस इज़ इन प्रिंसिपल अनलॉफुल। इट कैन बी एन एक्ट ऑफ वॉर टू और सीजर ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सनस। आपकी रेंज में कोई उनका कोई पीसफुल बंदा आ जाता है तो आप बदले के लिए जो है उस बंदे को पकड़ लेते हैं। क्यों? ये समझते भी उसने हमारा एक बंदा मारा तो हम भी उसका एक बंदा पकड़ के वैसे ही उसको पकड़ लेंगे, उसको कैद कर लेंगे। तो ये देखें ना, ये दिस इज़ अनलॉफुल। इट कैन बी जस्टिफाइड इफ़ द अदर स्टेट हैज़ वायलेटेड इंटरनेशनल लॉ। इट कैन बी ऑफ फॉलोइंग काइंड्स। अब रिप्रेजल्स किस किस्म के हो सकते हैं? एक है जी एम्बार्गोज। It is a tool of economic warfare that may be used to fulfill various agendas. Affected state may not pass the ships of such state through its territory. आपकी टेरिटरी है, एक दूसरा मुल्क का शिप जिस मुल्क ने आपके साथ गलत उसने आपके राइट्स को इन्फ्रिंज किया है, आप उसके शिप को अपने टेरिटोरियल वाटर से या वहाँ से आप गुजरने नहीं देते। जिस तरह हमने टेरिटोरियल वाटर से पढ़ा था ना कि इनोसेंट पैसेज है, आप वो इनोसेंट पैसेज नहीं उसको देते, या आप उसके एयरप्लेन को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देते, अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर देते। पैसिफिक ब्लॉकेड इज़ द ब्लॉकेड ऑफ एन अपोजिंग स्टेट्स ऑन अपोजिंग स्टेट पोर्ट्स। इन टाइम्स ऑफ पीस दीज ब्लॉकेड्स दैट प्रिवेंट इनग्रेस ऑफ शिप्स यूजली मर्चेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड आउटग्रेस ऑफ शिप्स
फ्रॉम द ब्लॉकेडेड स्टेट्स लाइक यूएस और क्यूबा। यूएस ने क्यूबा का ना 1962 में किया था। इन द टाइम्स ऑफ पीस इसको आप पैसिफिक ब्लॉकेड कहते हैं, और जो सिंपल ब्लॉकेड होता है वो इन टाइम ऑफ वॉर्स होता है। इसमें आप उस मुल्क की पोर्ट्स में ना किसी शिप को आने देते, ना किसी को वहाँ से निकलने देते। तो मतलब देखें, ये एक दिस इज़ दी पैसिफिक, ये एम्बार्गो से एक नेक्स्ट आप समझ लें कि ये एक रिप्रेजल है। फिर उसके बाद जो बिल्कुल ही इलीगल मीन्स हैं वो है इंटरवेंशन। इट इज़ टोटली इलीगल, जिस तरह कि हमने पढ़ा, लिमिटेड वॉर या फिर टोटल वॉर। अब ये दोनों किस्म की, लिमिटेड वॉर में आप सर्जिकल स्ट्राइक समझ लें। सर्जिकल स्ट्राइक्स आप किसी दूसरे मुल्क में करते हैं, किसी एक लिमिटेड एरिया में करते हैं, आप अटैक्स करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ limited kind of intervention, right? We have talked about it, and this is ultimately Security Council can impose sanctions upon such state जो इस तरह के काम करती है। इसी तरह टोटल वॉर, अगर वॉर बिल्कुल ही ब्रेक आउट हो जाए दोनों ममालिक के दरमियान उस एक मसले पे जिसका पैसिफिक हल ना निकले, बट याद रख लें ये मामला उस वक्त आते हैं जब पैसिफिक मोड ऑफ सेटलमेंट्स फेल हो जाए। सो दिस वॉज द होल प्रेजेंटेशन, and I hope that you got the insight about the the pacific means of settlement also and coercive means of settlement also. Thank you.